So in this session, we will discuss another very important type of immunity, that is acquired immunity. So we have discussed innate immunity, जो एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी था, जो बाय बर्थ एंड अप टू द डेथ प्रेजेंट है, एंड उसकी फंक्शनिंग, उसकी स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच मेनली एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर बैरियर फेल हो जाए पैथोजेंस की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो उन पैथोजेंस को किल करना एंड उसको एलिमिनेट करना बॉडी से, ये इनेट इम्यूनिटी की स्ट्रैटेजी है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो इम्यूनिटी है जो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करता है. एक्वायर्ड कैसे करता है, उसके भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, बहुत सारे रीजन है. एंड आई थिंक एक बहुत बेसिक चीज आपको पता होगा, अगर आपने कोविड का केस समझा है तो कोरोना, कोविड, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी. ये वायरस न्यू था. अब ये वायरस न्यू था तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर पाया. बट धीरे धीरे वैक्सीनेशंस डेवलप हुए, वैक्सीन्स जो वायरस को इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में भेजता है, फिर हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, और उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारी बॉडी डिफेंस में अपना एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं. ये जो मैकेनिज्म हम लोग कोविड-19 के टाइम से सुनते आ रहे हैं, ये मैकेनिज्म जिसमें हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है. इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी या अडैप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. रीजन बहुत सिंपल है. स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं या अडैप्टिव इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है. रीजन ये है, ये जो सिस्टम है, ये जो इम्यूनिटी है एक्वायर्ड, ये स्पेसिफिक है इन एक्शन, स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक अगेंस्ट द एंटायर ग्रुप ऑफ पैथोजेंस, जिसको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं. यानी एक बात आपको समझना है कि किसी भी एंटीजन के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, मगर हर बॉडी हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है. यानी जो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को किल कर रही है वो वायरस को किल नहीं करेगा. सिमिलरली जो एंटीबॉडी वायरस को किल कर रही है वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी. यानी जितनी भी एंटीबॉडीज हम बना रहे हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. वो एंटीबॉडी हर एक स्पेशलाइज्ड पैथोजन के लिए है. वो डायरेक्टली उसी पैथोजन पे एक्ट करेगा, उसे किल करेगा. मगर कभी आपने सोचा है उस पैथोजन पे एक्ट करने से पहले, उस पैथोजन की जब फर्स्ट एंट्री होती है किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, जब फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन की एंट्री होती है, तो बॉडी क्या करता है? बॉडी अब उस पैथोजन को तो जानता नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री है, तो बॉडी उसके नेचर को समझता है, नेचर को समझता है, उसके सेल वॉल को समझता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को समझता है. फिर उसके अगेंस्ट अपना डिफेंस प्रोड्यूस करता है. एक प्रोटीन, 2, 3, 4, कोई ना कोई तो उस पर एक्ट करेगा ना. और जैसे ही कोई प्रोटीन उस पर एक्ट करता है, फिर उस प्रोसेस को, उस प्रोटीन को ये अपने पास रिटेन कर लेता है एज ए मेमोरी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन आए तब ये डिफिकल्टी ना आए इन द सर्च ऑफ एंटीबॉडी. तब वो डायरेक्ट एंटीबॉडी को रिलीज करेगा, पैथोजन को किल करेगा. ये जो प्रोसेस है ना, इसमें एक चीज आपने नोटिस की, नोटिस करने वाली बात यह थी कि ये एंटीबॉडीज तभी प्रोड्यूस्ड करेगा, ये इम्यूनिटी तभी वर्क करेगी जब इंटरेक्शन होगा विद द एंटीजेंस. अगर एंटीजेंस इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस्ड नहीं करेगा. इसलिए इसको स्पेसिफिक बोला जाता है, अडैप्टिव बोला जाता है, बिकॉज दे आर जनरेटेड or the immunity generated after birth in response to certain antigens. तो एंटीजेंस को रिस्पॉन्स करने के लिए ये एंटीबॉडीज बनाता है.
तो इनडायरेक्टली ये इनेट इम्यूनिटी को ही तो सपोर्ट कर रहा है ना, तो इट सप्लीमेंट्स द इनेट इम्यूनिटी, इट सप्लीमेंट्स इनेट इम्यूनिटी। चलिए, ये बात तो समझ में आती है। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैसे ये काम करता है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझने हैं। ओके, चलिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक इन नेचर में ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यही है ना कि दे आर स्पेसिफिक टू एंटीजेंस। स्पेसिफिक टू एंटीजेंस का मतलब सबसे बेस्ट चीज आपको याद रखनी है, मिलियंस ऑफ पैथोजेंस अगर एंटर कर जाए बॉडी में और एक एंटीबॉडी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एंटीबॉडी उस मिलियंस ऑफ पैथोजेंस में साल्मोनेला टाइफी के लिए है। साल्मोनेला टाइफी वो बैक्टीरिया जो टाइफॉइड कॉज करता है। ओके, तो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडीज बनी हुई। अब वो एंटीबॉडी सिर्फ साल्मोनेला टाइफी को ही किल करेगा और किसी पैथोजन को किल नहीं करेगा। अब मिलियंस ऑफ पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, स्टिल एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में उस बैक्टीरिया को या मिलियंस ऑफ पैथोजेंस में उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लेगा जिसके लिए एंटीबॉडीज बनी है। ये इसका नेचर है। तो दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन, दे आर स्पेसिफिक टू एंटीजन। ओके, तो दे आर स्पेसिफिक टू एंटीजन का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब दे कैन डिस्टिंग्विश among thousands of pathogen। ओके, तो डिस्टिंग्विश करके उस पर अटैक करना, उसे किल करना, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सेकेंड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड वन इज मेमोरी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सेकंड जो प्रॉपर्टी है ना, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिटेन द मेमोरी विद या रिटेन द मेमोरी दैट इनकाउंटर्स द पैथोजन। या अगर बहुत सिंपली कहूं, ये पैथोजन के इनकाउंटर्स को मतलब जैसे पैथोजन एंटर हुआ, बॉडी उसके ऊपर इनकाउंटर कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है फॉर द डिफेंस, तो डिफेंस के बाद जो एंटीबॉडीज उस पर एक्ट करेगा और नेचर ऑफ पैथोजन को एक मेमोरी की तरह ये अपने पास रिटेन कर लेता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन आए तो डायरेक्टली उस पर अटैक हो और डायरेक्टली उसे जितनी जल्दी हो सके बॉडी से निकाल दिया जाए। ओके, तो दे रिटेन द मेमोरी ऑफ पैथोजन। ओके, दे रिटेन द मेमोरी ऑफ इनकाउंटर। ओके, ये जो टर्म है इस पे मैं ज्यादा जोर देता हूं। दे रिटेन द मेमोरी ऑफ इनकाउंटर विथ पैथोजन। ओके, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पैथोजन। ये भी चीज क्लियर आपको? और यही वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है which forms the basis of immunization, forms the basis of vaccination। अगर मेमोरी ना करे हमारी बॉडी में, अगर इम्यून सिस्टम मेमोराइज ना करे अपने इनकाउंटर को, अपने उस एंटीबॉडी को जो उसने प्रोड्यूस्ड किया है अगेंस्ट एंटीजन, तो हर बार एंटीबॉडीज को जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए इस टाइम को कम करने के लिए और जल्द से जल्द अटैक करने के लिए ये प्रॉपर्टी होना मस्ट है। तो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन।
बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई आपको, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। यानी हमारा इम्यून सिस्टम कितनी भी एंटीबॉडीज बना ले पैथोजेंस के लिए, बट ये हमारे सेल्स को पहचानता है, ये कभी भी सेल्फ अटैक नहीं करता। ठीक, इस चीज को भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्टिंग्विश between self and non-self cells। non-self का मतलब हो गया एंटीजेंस और फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन मॉलिक्यूल। ओके, टू प्रिवेंट सेल्फ अटैक ऑन सेल्स ऑफ बॉडी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट था, discrimination between self and non-self cells। and the fourth property, ये भी बहुत important है, and the fourth one, okay, fourth one is diversity। diversity जितना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में है, आई थिंक ये आपको पता है कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज एग्जिस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड। तो उस कंप्लीट डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना, अगर उसका इंटरेक्शन, उसका एनकाउंटर पहले हुआ है बॉडी के साथ, एंड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पहचानना, एंटीबॉडीज बनाना। ओके, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी में दे रिकॉग्नाइज वास्ट नंबर ऑफ पैथोजेंस। ओके, so these four properties are very important characteristic feature for the acquired immunity। now let's discuss about the components of acquired immunity। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स को। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज cells of adaptive immunity or acquired immunity। तो cells of adaptive immunity, तो cells of adaptive immunity में जिन सेल्स की मैं बात कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्लीट डिफेंस मैकेनिज्म में। ओके, तो इट इंक्लूड्स lymphocytes, and I hope ये आपको पता होगा कि lymphocytes are the part of agranulocytes WBCs। okay, तो these are agranulocytes जिसमें granules नहीं होते, of class WBC, white blood cells। okay, and these lymphocytes are of two types, B lymphocyte and T lymphocyte। B lymphocyte and T lymphocyte। now अब इनके बीच में भी एक बहुत छोटा सा डिफरेंस क्या है, दे बोथ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पहले ऐसे समझ लीजिए आप, ये दोनों टाइप्स जो हैं ये या तो स्टेम सेल से प्रोड्यूस्ड होंगे, स्टेम सेल्स ऑफ द लीवर फ्रॉम द फीटस, या बोन मैरो से। ओके, तो दे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स ऑफ लीवर ऑफ फीटस। ओके, एक तो ये साइट हो गया जहां ये प्रोड्यूस्ड होगा,
और नहीं, एंड हम लोग इसमें यूज करेंगे, एंड फ्रॉम बोन मैरो। ओके, तो ओरिजिनली दोनों ही सेल्स प्रोड्यूस्ड होंगे बोन मैरो से, अगर मैं एडल्ट लाइफ की बात कर रहा हूं। बट बोन मैरो से प्रोड्यूस्ड होने के बाद सम माइग्रेट्स टू थाइमस ग्लैंड, कुछ माइग्रेट कर जाएगा थाइमस ग्लैंड की तरफ। थाइमस ग्लैंड आई होप आपको पता हो, ये बिल्कुल हार्ट के पास होती है इन द मीडियस्टीनम, एंड ये जैसे जैसे आप एडल्ट की तरफ मेच्योर होने लगते हो, एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हो 17, 18 to 25 ईयर्स तक, ये ग्लैंड डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो सम माइग्रेट्स टू थाइमस ग्लैंड फॉर प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड मैच्योरेशन। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो थाइमस ग्लैंड की तरफ माइग्रेट होगा, थाइमस स्टार्ट्स फ्रॉम टी अल्फाबेट। ओके, सो जो माइग्रेट हो जाएगा थाइमस ग्लैंड की तरफ, दे आर कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट और टी सेल्स। ओके, एंड सम रिटेन इन द बोन मैरो, जो बोन मैरो में रिटेन कर गया, वहीं पे मैच्योर हुआ, तो उन सेल्स को बोलते हैं बी सेल्स। ओके, तो सम रिटेन इन बोन मैरो एंड दे आर कॉल्ड एज बी सेल्स। तो जो बोन मैरो में रिटेन कर गया वो बी सेल्स, और जो थाइमस की तरफ माइग्रेट कर गया वो टी सेल्स। क्लियर ना? तो इन दोनों का डिफरेंस तो क्लियर। अब दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है? बी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बी सेल ही बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, एंटीबॉडीज बी सेल ही बनाएगा। बट बी सेल को स्टिमुलेट कौन करेगा एंटीबॉडीज के लिए? टी सेल। तो टी सेल स्टिमुलेट्स बी सेल, यानी जब तक ये बी सेल को स्टिमुलेट ही नहीं करेगा, बी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे। इसीलिए एचआईवी वायरस टी पे अटैक करता है, बी पे नहीं। जब टी पे आपने अटैक कर दिया तो बी से कनेक्शन टूट जाएगा, बी एंटीबॉडीज बनाएगा ही नहीं और पर्सन इम्यून डेफिशिएंट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों की फंक्शनिंग डिफरेंस। ओके, टी एंड बी। तो एक कैटेगरी तो हो गई सेलुलर इन द फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट्स। सेकेंड कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये बी सेल के ही कुछ मॉडिफाइड टाइप्स है। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बी सेल्स, एंड इसका भी एक फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का फंक्शन क्या? सपोज दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ओके, तो इसके पास रिसेप्टर्स है। ओके, ये जो रिसेप्टर है इसको बोलते हैं HLA। HLA मीन्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। तो ये एंटीजन को प्रेजेंट कैसे करेगा? ये रिसेप्टर पे पैथोजन के कुछ पार्ट को, कुछ टुकड़े को शो करेगा। मान लीजिए यहां पे ये पैथोजन है जिसको ये रिसेप्टर पे शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है टी सेल्स को। तो ये हो गए टी सेल्स और ये हो गया आपका APC, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब टी सेल क्या करता है? टी सेल इसको अपने रिसेप्टर पे लेगा, ये टी सेल का रिसेप्टर है, टी सेल इसको अपने रिसेप्टर पे ले लेगा। ओके, और फिर ये टी सेल बी सेल के पास इसको शो करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इस तरह से ये काम करता है सेलुलर नेटवर्क ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी।